सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में आज बहुप्रतीक्षित कैग रिपोर्ट पेश हुई। शराब नीति को लेकर आई इस रिपोर्ट में बताया गया कि इससे दिल्ली को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। पूरी खबर देखिए। दिल्ली सरकार से संबंधित मंगलवार को दिल्ली की नई सरकार ने वो कैग रिपोर्ट पेश की जिसका वास्ता अरविंद केजरीवाल के समय बनी नई शराब नीति से है। रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का जिक्र किया गया और बताया गया कि सरकार को इससे 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में सरकारी कॉरपोरेशन से बिक्री कम हुई, निजी कंपनी को रिटेल लाइसेंस मिले, शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद हुआ, लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक कोई जांच नहीं की गई, दिल्ली की शराब की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं थे। ये बात इनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उसमें जितना मैंने पढ़ा है। इसके अलावा विधानसभा में दूसरे दिन भी आपने भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में पहले दिन से ही सत्ता और विपक्ष में तकरार जारी है। अभी सिर्फ एक ही रिपोर्ट आई है जबकि अभी कई और रिपोर्ट आनी बाकी है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब देखिए कैग रिपोर्ट में सामने आए इस नुकसान को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को शराब नीति को लेकर कैग रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार को 2002 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी ने कहा अगर ये नीति सही ढंग से लागू होती तो फायदा होता। तो ये 2000 करोड़ कम रहने के पीछे किसका हाथ है? किसने रोकी इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन? किसने ये 2000 करोड़ का सरकारी खजाना बढ़ने से रोका? इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। कैग रिपोर्ट पेश होने से पहले आम आदमी पार्टी ने दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री के कमरे से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। आप विधायकों के नारेबाजी करने पर स्पीकर ने पार्टी के 21 विधायकों को निलंबित कर दिया। उपराज्यपाल के अभिभाषण में इस तरह से ये व्यवहार करना निंदनीय है। इसको सदन ने अपनी स्वीकार्यता दी कार्रवाई के लिए और इसलिए 3 सिटिंग के लिए उनको बाहर किया गया। सर कितने लोगों को किया गया? 21 एमएलए को। दिल्ली विधानसभा में पहले ही दिन से सत्ता और विपक्ष में तकरार जारी है। अभी सिर्फ एक ही रिपोर्ट आई है जबकि अभी कई और रिपोर्ट आना बाकी है। अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र की महायुति सरकार में खटपट जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति पर सख्ती दिखाई है, जिसको लेकर महायुति के जो सहयोगी दल हैं शिवसेना और एनसीपी, उनके खेमे के कई मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। महायुति में बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रहे शीत युद्ध के बीच सीएम फडणवीस ने नियुक्तियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वे इन नियुक्तियों की ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे, भले ही इससे कुछ लोग नाराज क्यों न हों। फडणवीस ने जोर देकर कहा संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले नियुक्ति नहीं किए जाएंगे। मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति मुख्यमंत्री का अधिकार है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। अब तक मुझे 125 नाम मिले, जिनमें से मैंने 109 नामों को मंजूरी दे दी है और बाकी नामों को मंजूरी नहीं दी है क्योंकि उन नामों के खिलाफ जांच चल रही है। कोई भी नाराज हो, ऐसी सिफारिशों पर नियुक्तियों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। एनसीपी और शिंदे की शिवसेना दोनों के मंत्रियों ने मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए नामों को खारिज करने पर चिंता जताई है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत ने सीएम फडणवीस के रुख की प्रशंसा की और दावा किया कि उनके पास भी दागी लोगों की सूची है जिनकी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। मेरी सीएम फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से अपील है कि वो राज्य के हित में उन मंत्रियों के नाम सार्वजनिक करें।
मेरी जानकारी के अनुसार जिन फिक्सरों के नाम सीएम फडणवीस ने खारिज किए हैं उनकी सिफारिश शिंदे कैंप के मंत्रियों ने की थी। हे शिंदे गटाचे आहेत। इससे पहले फडणवीस शिंदे के कार्यकाल में हुए कुछ फैसलों की जांच कराने का आदेश दे चुके हैं, जबकि शिंदे मनचाहे विभाग न मिलने से दुखी हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में यह टकराव क्या रूप लेता है। मुंबई से अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं विवादित शो इंडियाज गॉट लेटेंट की, जिसमें अश्लील टिप्पणी के मामले में साइबर विभाग को दिए अपने बयान में रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी गलती मान ली है। रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी ने कल ही अपने बयान दर्ज करवाए हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने माना है कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जिस पंक्ति पर विवाद हुआ वह उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, उनसे गलती हुई। महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम का कहना है कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उसमें जो भी कायदे के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई होगी। सोमवार को इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी ने महाराष्ट्र साइबर सेल मुख्यालय जाकर बयान दर्ज कराया था। 2 घंटे बयान दर्ज कराने के बाद दोनों मीडिया से बचते हुए दिखे। महाराष्ट्र साइबर सेल सूत्रों के अनुसार रणवीर ने पुलिस को बताया कि समय रैना उनका दोस्त है, इसी वजह से वो उस शो में गया था। रणवीर ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने शो में जाने के लिए पैसे नहीं लिए थे। रणवीर ने पुलिस को बताया कि यूट्यूबर्स आपसी संबंधों की वजह से एक दूसरे के शो में जाते रहते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 2 दिनों के भीतर बस सेवा शुरू करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए, तो बेलगावी और कोल्हापुर के अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। इधर बेलगावी में आज भी काफी हंगामा हुआ। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बेलगावी कोल्हापुर सीमा पर तनाव है। दोनों राज्यों के बीच बस सेवा शनिवार से ही ठप है। बीच बचाव की कोशिश जारी है। बेलगावी और कोल्हापुर के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक हुई। नेता शांति की अपील कर रहे हैं। गृह मंत्री और परिवहन मंत्री शांति बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और भाइयों की तरह रहते हैं। इस बीच कर्नाटका के बस कंडक्टर पर हमले के बाद पॉक्सो का मामला दर्ज करवाने वाली लड़की ने इसे वापस लेने की मंशा जताई है। इससे प्रो कन्नड़ा संगठनों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। नाबालिग का परिवार पॉक्सो का मामला वापस लेना चाहता है। उनका कहना है कि वो कन्नडिगा हैं और प्यार से रहना चाहते हैं। मैंने एसीपी को निर्देश दिया है कि वो आगे की कार्रवाई करे। शुक्रवार दोपहर में मराठी की जगह कन्नड़ा बोलने पर कर्नाटका के बस कंडक्टर की पिटाई हुई, तो शाम में हमला महाराष्ट्र की बस पर हुआ। फिर तनाव बढ़ा तो शनिवार से दोनों राज्यों के बीच बसों की आवाजाही रोक दी गई। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब जो अगली खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो राजधानी दिल्ली से है, जहां कीचड़ से सनी हुई, गड्ढों से भरी हुई बदतर सड़क है। रोहिणी इलाके के जो लोग हैं वो काफी समय से परेशान हैं। किसी भी अधिकारी का ध्यान यहां पर नहीं जा रहा। बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अनिल झा इस बार यहां से जीते हैं, विधायक बने हैं। हालात यहां के जस के तस हैं। एनडीटीवी ग्राउंड पर पहुंचा, आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अमृत की ये रिपोर्ट। देखिए, वैसे तो ये देश की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन सड़क की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो किसी भी पिछड़े इलाके से कहीं ज़्यादा बदतर है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक सड़क है, 2 लेन ये सड़क है, ये आने की सड़क है और ये दूसरी साइड जाने की सड़क है। हालांकि इसी सड़क को जो है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सड़क भी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। फिर भी लोगों की मजबूरी है कि एक ही रोड पर गाड़ियां आ भी रही हैं और गाड़ियां जा भी रही हैं। दूसरी तरफ वाली जो सड़क है ये तो खैर जाने लायक है ही नहीं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार ज़रा सड़क को थोड़ा आगे तक अगर दिखाएं किस तरीके से लोग जो हैं वो इसको पार कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। आप इस सड़क से कितने समय से आप इस सड़क से गुजरते हैं यहाँ से? ये लगातार रास्ता ही यही है, क्योंकि जो सीधा वाला रास्ता है उसको खोद दिया है। पहले तो थोड़ा ठीक था, अब तो बिल्कुल ही खोद करके बंद कर दिया गया, तो मजबूरी में इसी तरफ से निकलना पड़ रहा है। तो ये दोनों जो सड़कें हैं, ये दोनों ही सड़कें खराब हैं। ये कितने समय से खराब है ये सड़कें? नहीं, ये पहले ही बड़े लंबे समय से खराब थी और जो है इस पे काम ही नहीं हो रहा था। विधायक को क्या चिंता होगी यहाँ पर? तो बड़े दावे कर दिया था, 3 दिन में ये कर दूंगा, 10 दिन में ये कर दूंगा, 20 दिन में ये कर दूंगा। आज जो है 20 दिन लगभग बीत गए उनको जीते हुए।
कहीं भी एक भी कार्रवाई नहीं। इसमें क्या करना था, इसमें कम से कम इस रोड पर थोड़ी थोड़ी रोड़ी भी डल जाती तो लोग चलने लायक तो हो जाते। यहाँ पे कोई भी सड़क नहीं है और इस सड़क से कम 10 से 15 लाख लोग प्रभावित हैं। आप भी इसी सड़क से आते जाते हैं? हाँ जी सर, मैं भी यहाँ से 25 साल से यहीं रह रहा हूँ मैं, और एक ही सड़क है यहाँ पे आने जाने की, और इस सड़क का इतना बुरा हाल है। मैं तो बाइक से आने जाने वाला हूँ, बाइक से तो आ ही जा नहीं सकते आप लोग। 2 सड़कें हैं मुझे पता चली, दोनों की दोनों खराब है। एकदम दोनों खराब पड़ी हुई हैं। सेक्टर 22 से और किराड़ी को जोड़ने वाली यही एक रास्ता है और भी पूरी तरह एकदम खराब पड़ी हुई है। कल देखा मैंने कि एक फैमिली जा रही थी, वो बाइक लेके गिर गई रास्ते में। अच्छा, उसको हमने उठाया। अच्छा, इसी रास्ते से आते जाते हैं आप? कितने टाइम से खराब है ये सड़क? बहुत दिन हो गया। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सड़क बनवाने के लिए? सड़क बननी चाहिए। तो जो नए विधायक है उनको क्या कहेंगे? अब भाई बनवाए, सड़क बननी चाहिए सड़क। कितनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मैंने 3 साल पहले एक नई स्कूटी खरीदी थी। हाँ। वो बेचनी पड़ी। अच्छा। वो इंजन ही उसका सीज हो गया। अच्छा। और उसके बाद जो यहाँ की दुर्गति है ना इस क्षेत्र की, हाँ, उसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। तो अभी तो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं, तो अभी क्या मतलब विधायक जी जो है वो इलाके में कुछ करवा रहे हैं, शुरू किया है कुछ या नहीं? नहीं, अभी तो क्या, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे ही हालत है, बरसातों में इसमें नदियाँ बहती है। आप देखो एक साइड ही चालू है, इधर तो चालू ही नहीं है। यहाँ जाने आने लायक नहीं रह गया है और ये मेन सड़क है यहाँ पर। अभी आप जो भी अधिकारी या जो भी एजेंसी इसको देख रही है, जो भी विधायक पार्षद देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम हाथ जोड़ करके यही कहना चाह रहे हैं कि भाई प्लीज हमारी समस्या को समझो, नहीं तो हमें इस मतलब कि सेक्टर 22 या रोहिणी क्षेत्र को छोड़ के कहीं और गाँव में जाकर रहना पड़ेगा। कुल मिला के जितनी भी मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई, उन सारी रिपोर्टों में एक बात कॉमन है कि बुनियादी सुविधा जो है सड़क की, वो पूरी तरीके से जमीन से नदारद है। लोगों का यही कहना है कि नई सरकार बनी है और उनको उस सरकार से उम्मीद है कि शायद वो सरकार यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करेगी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों की समस्याओं का समाधान जरूर करवा सके। अमृत यदुवंशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाकुंभ का हो रहा है समापन। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई है डुबकी। महाशिवरात्रि के दिन कितनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। पहले उत्तराखंड के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन जब पेरिस ओलंपिक पदक से चूके तो लगा कि आसमान टूट पड़ा, लेकिन ओलंपिक के अलावा दुनिया में कई बड़े स्टेज पर अपना कारनामा वो दिखा चुके हैं। पर अभी बैडमिंटन कोर्ट से कहीं बड़ी चुनौती वो जिंदगी की कोर्ट में लड़ रहे हैं, जहां उन्हें खुद को सही साबित करना है, वरना आगे की राह उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। किन विवादों से वो घिरे हैं, इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। 23 साल के अल्मोड़ा के हुनरमंद बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन पेरिस में सेमीफाइनल तक पहुंचकर पोडियम के सबसे करीब पहुंचने वाले भारतीय पुरुष खिलाड़ी तो बन गए, लेकिन पदक जीतने का इतिहास कायम नहीं कर सके। उनके कोच और मेंटोर प्रकाश पादुकोण ने पेरिस में मैच के फौरन बाद लगभग लताड़ लगाते हुए खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी समझने की नसीहत भी दे दी। लेकिन लक्ष्य के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में उनके एज फ्रॉड का केस शायद उससे भी बड़ी परेशानी का सबब है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बैडमिंटन खिलाड़ी के पिता एमजी नागराज द्वारा लक्ष्य, उनके भाई चिराग सेन, उनके माता पिता और कोच विमल कुमार पर लगाए गए एज फ्रॉड के आरोप की जांच के लिए आदेश देकर इस स्टार खिलाड़ी की परेशानी बढ़ा दी। मगर खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच पर फिलहाल रोक लगाकर लक्ष्य को थोड़ी राहत दी है। लक्ष्य को अपनी सफाई में पुख्ता सबूत पेश करने की जरूरत हो सकती है। लक्ष्य प्रकाश पादुकोण अकादमी में 2009 में आए और तब से ही बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते रहे। लक्ष्य ने ओलंपिक्स के अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप, थॉमस कप, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स सभी जगह मेडल जीते हैं। मगर अब उनके सामने सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट ही नहीं, जिंदगी के असली कोर्ट की चुनौती और बड़ी हो गई है। विमल मोहन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और महाकुंभ का कल समापन है, मेला खत्म हो रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं का रेला लगातार पहुंच रहा है। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे। कल महाशिवरात्रि है और अंदेशा है कि 2 से 3 करोड़ लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। और अंदेशा ये भी है कि मेला खत्म होने के बाद भी लोगों की भीड़ संगम में स्नान के लिए पहुंचेगी।
ये श्रद्धालुओं का जत्था कम होने का नाम नहीं ले रहा। महाकुंभ के आखिरी दिन भी करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। ऐसे में मेले को लेकर लोग क्या सोचते हैं, जरा लोगों से ही सुनते हैं। बहुत मजा आया, मोदी जी का राज बहुत भीड़ तो कम नहीं है, भीड़ तो और बढ़ जाएगी, कल और बढ़ जाएगी। व्यवस्था के मामले में पूरी व्यवस्था है जी। जैसा पानी बता रहे थे कितना गंदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कोई गंदा पानी नहीं। हमने ऐसा दिखाया था, वो बहुत भीड़ है, बहुत 100 किलोमीटर ज्यादा तक रुकने का जाम है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। 13 जनवरी को शुरू हुआ महाकुंभ बुधवार यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होने वाला है। सरकार ने 40 से 45 करोड़ लोगों की उम्मीद की थी, लेकिन मेले में 65 करोड़ के आसपास लोगों ने आकर दुनिया में शायद कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड बना दिया। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।